हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स मास्टर। आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लिया है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें कि हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है डिमांड एंड सप्लाई के जो फॉरेन करेंसी को इफेक्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है ओवरऑल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब हमारी कंट्री की करेंसी अदर कंट्रीज की करेंसी में कन्वर्ट होती हैं, लेट से डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, येन में, तो हमें कुछ वैल्यू देना पड़ता है अपनी रुपी को इन कंट्रीज की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे $1 लेने के लिए, परचेज करने के लिए वी नीड टू स्पेंड ₹83 पॉइंट समथिंग, और आज के टाइम पे पाउंड को खरीदने के लिए हमें ₹104 पॉइंट समथिंग कुछ पे करना पड़ेगा। इस रेट को बोलते हैं, ये जो वैल्यू है जो हमें देनी पड़ती है अदर कंट्रीज की करेंसी को परचेज करने के लिए, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी भी बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन है, ये वो रेट है जिस पे डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है फॉरेन करेंसी के लिए। Example, if 50 rupees are to be paid to buy $1, तो exchange rate रेशियो में एक्सप्रेस होता है always, that is $1 is to ₹50। फॉरेन एक्सचेंज रेट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड द सेकंड इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, जो कि इजिली मूव कर सकता है, सो इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट एक्सचेंज, international exchange market. So flexible exchange rate is determined by free प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, और वो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के। इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं एंड फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। जब हम बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने में गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है एक्सचेंज रेट की, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई से, या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा है डिमांड से, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, तो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बन जाता है। नाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स को कौन सी चीजें डिटरमाइन करती हैं, जैसे कि हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, जैसे कि हमें पता है अगर किसी भी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और ऐसे ही सप्लाई में जब किसी का रेट ज्यादा हो रहा है तो सप्लायर्स को प्रॉफिट होगा उस चीज को और सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब इंक्रीज होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है इनके डिटर्मिनेंट से, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। पहला ग्राफ हमने डिमांड का लिया है, कैसे डिमांड अफेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और इनके बीच में जैसे कि हमें पता है अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो इट शोज इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज है $1 के लिए वी आर स्पेंडिंग ₹50, तो इसकी डिमांड पहले 200 क्वांटिटीज होती हैं, बट जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है R2 पर आता है R1 से, इट मींस कि हमें अब $1 के लिए ₹70 पे करना पड़ेगा, तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये हमने ग्राफ की मदद से समझा है कि कैसे डिमांड, रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड को अफेक्ट करता है, या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज इफेक्ट होता है। अब हम समझेंगे दूसरा डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, दैट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम देखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज जब ₹50 पर था, और जब
$1 को देने के लिए हम ₹70 भी स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें इसकी सप्लाई में इंक्रीमेंट हो रहा है 100 से 200 रुपी का इधर सप्लाई हो रहा है. सो सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव इन रिलेशनशिप विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हम जानेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है. इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता है जब रेट ऑफ एक्सचेंज में स्टेबिलिटी आती है. इसे हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं और जनरली ये आपका 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं. सो इक्विलिब्रियम मींस स्टेबिलिटी और ये स्टेबिलिटी तभी आएगी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई और डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इक्वल होगी. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कि अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है, यहाँ पे मैंने चॉकलेट का प्राइस लिया है, तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. बट फॉरेन एक्सचेंज रेट की मार्केट में कुछ अलग ही है, कुछ डिफरेंट है अगर हमें इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अचीव करना है. सो यहाँ पे जब $US का डिमांड बहुत कम होती है, इतनी कम कि उसकी जो सप्लाई है उससे कम उसकी डिमांड हो रही है, लोग उसे इंटरनेशनल मार्केट में नहीं परचेज करना चाहते, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए, मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए. ऐसे ही जब डॉलर को परचेज करने की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे. और क्यों? क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए जब सप्लाई डिमांड के इक्वल हो जाएगी. अब हम ग्राफिकली जानेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हम अटेन करते हैं जब डिमांड या फिर सप्लाई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है. सप्लाई एंड डिमांड को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है एंड रेट ऑफ एक्सचेंज को वाई एक्सिस पे लिया है. DF एंड SF हमारे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व हैं. यहाँ पर हम OR को रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, जहां पे सप्लाई एंड डिमांड मीट करती है. इसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, जिसे E से डिनोट किया है. अब हम देखते हैं जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाता है, OR से OR1 हो जाता है, इट मींस कि अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 परचेज करने के लिए. तो ऑटोमेटिकली जब रेट ऑफ एक्सचेंज का प्राइस ज्यादा है तो इसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी. और वो क्यों होगी? क्योंकि सप्लायर अपने प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि जिस चीज का उन्हें प्राइस ज्यादा मिल रहा है वो चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी जो कि डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाएगी. अब इस केस में डिमांड बहुत कम है तो ऑटोमेटिकली जिसकी डिमांड नहीं होगी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली वापस से OR पे आ जाएगा. इट मींस कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का प्राइस वापस से OR1 से OR पे आ जाएगा. ऐसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अटेन होगा. अब दूसरी कंडीशन है जब OR रेट ऑफ एक्सचेंज से हमारा प्राइस रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे गिरता है, OR2 पे आ जाता है. इट मींस कि अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे. इस केस में डिमांड तो इसकी ज्यादा हो रही है बट सप्लाई इसकी कम हो रही है. इस केस में जब सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी हमारा बढ़ जाएगा. क्योंकि हमने ये भी जाना है जब जिस चीज को लेने की लोगों में डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं. तो इस केस में भी वापस से OR2 से हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज OR पे आ जाएगा. तो ऐसे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अटेन होता है इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट में. अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिमांड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो जैसे कि अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जैसे ही डिमांड डिक्रीज होती है प्राइसेस भी डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि ऑपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड के. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, increase in demand for foreign currency leads to
अ राइज इन एक्सचेंज रेट, ये हमें अब अच्छे से मालूम है। अब क्या होगा इम्पैक्ट फॉरेन एक्सचेंज पे जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से कि अभी हम $1 के लिए ₹60 पे कर रहे हैं, बट अगर इसकी डिमांड लोगों के लिए ज्यादा हो जाती है, $US खरीदने के लिए ज्यादा हो जाती है, देन इसके ऑटोमेटिकली रेट ऊपर हो जाएंगे। इट मीन्स कि रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें ₹60 ना देके वी नीड टू स्पेंड 70, ₹10 हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पे है फॉर फॉरेन करेंसी, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी को हम बोलते हैं कि अगर हमें पहले से ज्यादा हमें पे करना पड़ रहा है डॉलर को खरीदने के लिए, इट मीन्स कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन आ चुका है, इसकी वैल्यू गिर चुकी है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ डिमांड। अब इसमें अब हम देखते हैं वो केस जब डिमांड डिक्रीज होती है, तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स कि पहले से हम $1 ₹60 का ले रहे हैं, बट जैसे ही डिमांड कम होती है तो इसके प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। अब हमें ₹50 देने पड़ेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 का जो माइनस हुआ है, इट मीन्स कि अब हमें पहले से कम पैसे देने पड़ रहे हैं $1 को लेने के लिए। सो लेस पे फॉर फॉरेन करेंसी, इसको हम बोलेंगे कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ चुकी है, एप्रिसिएशन आ चुका है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, और ये आपके पेपर में आ सकते हैं। नाउ अब हम सप्लाई का इंपैक्ट देखते हैं। जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि जब डिमांड उतनी नहीं है जितना आउटपुट की सप्लाई हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का जितना सप्लाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस अल्टीमेटली नीचे आ जाएंगे। सो इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जिसमें प्राइस नीचे आ जाते हैं। अब हमें कम पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज का प्राइस नीचे आ चुका है, तो इस केस में भी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। नाउ अगर सप्लाई डिमांड से कम है, इट मीन्स कि डिमांड ज्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस रेट ऑफ एक्सचेंज का इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में हमें अब ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज का प्राइस भी इंक्रीज हो चुका है। सो ये कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कंसेप्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के कंपोनेंट है। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, जहां पर गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी $1 परचेज करने के लिए ₹50 पे कर रहे हैं, बट अब हम आगे हम ₹60 दे रहे हैं। तो इस केस में अगर हमें अब ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं $US को परचेज करने के लिए पहले से, सो इस केस में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जहां पे गवर्नमेंट का रोल आता है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ पे डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आ जाता है। सो अगर हम ₹50 ना देके ₹40 दे रहे हैं, अब पहले से हम कम दे रहे हैं, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन का नहीं, यहाँ पे फिर रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर हम डिवैल्यूएशन की बात करें, सो यहाँ पर डिमांड कम हो रही है डोमेस्टिक कंट्री में, तो उसकी सप्लाई बढ़ रही है। ऑब्वियसली जैसे हमें पता है कि अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा, जिसे हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। रिवैल्यूएशन की कंडीशन को जानते हैं, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हमने एप्रिसिएशन ना बोल के रिवैल्यूएशन बोला है। अब टू कंट्रोल डिवैल्यूएशन, आरबीआई परचेजेस एंड रेजेस इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे डिवैल्यूएशन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई खुद परचेज करती है एंड अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टॉक करती है। टू कंट्रोल रिवेरिएशन, जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है और
एक्सचेंज रेट जहां पे बढ़ चुका है, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सेल करती है और अपने स्टॉक को, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को घटाती है, जिससे कि एक्सचेंज रेट का प्राइस थोड़ा कम हो जाए। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। Now the question comes, why less developed countries often devaluate their currency? इसमें ये बात बोली गई है कि क्यों जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती हैं, डिवैल्यूएट कर देती हैं। तो इसका आंसर है ताकि उनका एक्सपोर्ट रेज हो सके, बढ़ सके, ताकि अदर कंट्रीज उनके माल को, उनके सामान को ले सकें, जिससे कि क्या होगा, उनकी कंट्री में अदर कंट्रीज के पैसे आएंगे, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक कंट्रीज। देन सेकंड है, जो भी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो भी बाहर की गवर्नमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, वो उनकी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अभी उनकी कंट्री की करेंसी डिवैल्यूएटेड है, कम है, तो बाहर के लोग इस कंट्री को थोड़ी सस्ती कंट्री मांगेंगे और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करने की चाहेंगे। तो इसीलिए प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि उनकी कंट्री और भी डेवलप्ड होगी, जीडीपी ग्रोथ प्रमोट होगी। मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कि थर्ड टाइप है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, जहां पर दोनों फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। मैनेज्ड मींस जो कि ये वो मार्केट है जो कि किसी के थ्रू मैनेज की जाती है। फ्लोटिंग मींस जो कि एक कैरेक्टर है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट का। सो यहाँ पर जब आरबीआई का रोल आता है, जब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्ले करती है, चलती है, डिमांड ज्यादा ना हो या फिर सप्लाई ज्यादा ना हो, तो आरबीआई का रोल उधर आ जाता है। जब किसी का रोल आता है इस मार्केट में, इसीलिए इस मार्केट को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक कैसे काम करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है फ्लोट को और मार्केट एक्सचेंज रेट को, तो चलिए आरबीआई के रोल को डिस्कस कर लेते हैं। जब इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में यूएस डॉलर की एक्सचेंज रेट को कम करना होता है, तो हमारी कंट्री की आरबीआई यूएस डॉलर के सप्लाई को इंक्रीज कर देती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जब सप्लाई ज्यादा हो रही है डिमांड से, इट मींस कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है उसके कंपैरिजन में, तो डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट केस है जब एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना होता है, व्हेन एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे आरबीआई उसकी डिमांड बढ़ा देती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिससे कि जब डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। सो जब प्राइसेस यूएस डॉलर के ज्यादा होंगे, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, तो इस कंसेप्ट को एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जब यूएस डॉलर का प्राइस या फिर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है, तो इस केस को डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं, क्योंकि अब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि 1 यूएस डॉलर के लिए अब हमें 50 नहीं 70 देने पड़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज या फिर करेंसी के डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं, या फिर हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों है। सो द फर्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर हमने अदर कंट्रीज से लोन्स लिए होते हैं तो उनकी भरपाई हमें फॉरेन करेंसी में, उनकी कंट्री की करेंसीज में करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। थर्ड इज इंपोर्ट्स के लिए, अगर हम आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट भी हमारी फॉरेन करेंसी में होती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, जब हम कुछ परचेज करते हैं। नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस के लिए पेमेंट करते हैं इनकम्स को आउटसाइड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, इनके लिए हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, या फिर हम इनको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई। सो द फर्स्ट इज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का सप्लाई होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से कुछ
प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर गवर्नमेंट है जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई हमारा सामान डायरेक्ट परचेज करना चाहता है तो भी उनका पैसा हमारी कंट्री में आता है। नेक्स्ट, लोन्स जब आते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो भी फॉरेन करेंसी का सप्लाई होता है। नेक्स्ट है ग्रांट एंड डोनेशन, जब बाहर की कंट्रीज से आते हैं। नेक्स्ट, इनकम रिसिप्ट, जब हमारे लोग बाहर कंट्रीज में जो काम करते हैं उनके बैंक अकाउंट हमारे इंडिया में भी हो सकते हैं, या फिर हमारे लोगों की पेमेंट करना। नेक्स्ट, रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेसिडेंट्स। तो ऐसे ही कुछ होते हैं जो कि सप्लाई के कंपोनेंट्स। सो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ये सेंटर है ट्रेड का फॉर डिफरेंट करेंसीज। ये कैसे ऑपरेट करती है? सो ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये स्पॉट मार्केट रेट पे ऑपरेट करती है, एंड द सेकेंड इज फॉरवर्ड मार्केट रेट पर ऑपरेट करती है। स्पॉट मार्केट मतलब करंट मार्केट, जो भी रेट होगा उस पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चलती है। इस रेट को हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर डिलीवरीज के लिए होती है, जहां पर हेजिंग भी अलाउ होती है। अगर आज के रेट में कोई रिस्क है इन्वॉल्व ट्रेड करने के लिए तो हम फ्यूचर रेट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इसीलिए ये हेजिंग भी अलाउ करती है। अब ये फंक्शंस क्या देती है? सो द फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शन। जब हमारे कंट्री में किसी फॉरेन कंट्रीज की करेंसी फ्लो होती है, आती है हमारी कंट्री में, तो हमारी परचेजिंग पावर उनकी कंट्री से कुछ सामान परचेज करने की हो जाती है। इट मीन्स कि अगर यूएस डॉलर हमारी कंट्री में आ रहा है तो हम यूएस से कुछ भी सामान इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी परचेजिंग पावर उस कंट्री के लिए बढ़ जाती है। अब ये क्रेडिट फंक्शन भी देती है। अगर हमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें लोन प्रोवाइड करती है। हेजिंग, जैसा कि हम समझ चुके हैं, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेड विच इज रिलेटेड टू रिस्क और चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगी हो आने वाले चैप्टर्स के साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनकी मदद करिए बोथ टाइम्स में।